नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहा है इंडिया। सबसे पहले खबर मेसी की। फुटबॉल के गोट यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहे जाने वाले लियोनेल मेसी इन दिनों भारत में हैं। आज कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में उनका एक कार्यक्रम था, लेकिन स्टेडियम में जाते ही हंगामा हो गया और लोग मेसी की एक झलक पाने के लिए बेताब थे। लेकिन वीआईपीज ने मेसी को घेरा हुआ था और लोग उनको देख भी नहीं पाए और गुस्से में आ गए। वहां पर तोड़फोड़ मचाने लगे, स्टेडियम में बोतलें फेंकी गई। हालात बेकाबू होता देखकर मेसी को ग्राउंड से बाहर ले जाया गया। लोगों ने हजारों रुपए के टिकट खरीदे थे और इसी वजह से वो बेहद नाराज हुए। मेसी फैंस बेकाबू, लाठी से आए काबू। मेसी पर महाभारत, फैंस जमकर हुए आहत। मैदान में कुर्सियों की बारिश, भगदड़ गड़बड़ वाली साजिश। फुटबॉल के गोट यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहे जाने वाले अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी कल कोलकाता पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ। लेकिन आज नजारा कुछ बदला हुआ था, क्योंकि आज सॉल्ट लेक स्टेडियम में उनका कार्यक्रम था। लेकिन उनके पहुंचने की थोड़ी देर बाद ही वहां ऐसा बवाल शुरू हुआ जिसे काबू करने के लिए बंगाल पुलिस के पसीने छूट गए। इसके बाद भी हालात कुछ बदले नहीं। दरअसल मेसी जब मैदान पर पहुंचे तो उनको वीआईपीज और राजनेताओं ने घेर रखा था, जिस वजह से स्टेडियम में मौजूद फैंस उनका दीदार पाने के लिए इंतजार में बैठे थे। लेकिन जब उन्हें मेसी की एक झलक भी नहीं देखने को मिली तो हजारों फैंस का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने स्टेडियम में बोतलें फेंकना शुरू कर दिया। भीड़ कुर्सियों को उखाड़कर फेंकने लगी। यहाँ तक तो जैसे तैसे चलता रहा, लेकिन आग बबूला फैंस ने टेंट उखाड़ने के बाद जो हंगामा किया वो इंतजामों की पोल खोलने के लिए काफी नजर आए। गुस्से में लोगों ने टेंट उखाड़ दिए, नारेबाजी शुरू कर दी। लोगों का कहना था कि 10 से 12 हजार रुपए की टिकट खरीदी सिर्फ इसलिए कि मेसी की एक झलक मिल पाए, लेकिन उनको वो झलक भी नसीब नहीं हुई। जिम्मेवार है हम लोग 4000 5000 ड्रिंक मोल के यही देखने आए। हम लोग बोलिए यही देखने आया है। आज कलकत्ता का हालत देखिए क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है, किस लिए हो रहा है। मेसी को नहीं देखा है पुलिस ने, इसीलिए हुआ है। अगर मेसी को देखता तो ये हालत नहीं होता। जिम्मेदार है, ठीक है, वो लोग मैनेजमेंट जिम्मेदार है। स्कैम किया, पूरा महीना का सैलरी देके इधर आया आर्टिस्ट ने, उसका बाल भी नहीं देख पाया मेसी का। नेता पैसे देके टिकट खरीदे थे 5000 रुपया का। 5000 रुपए का कहाँ से आए? दमदम बोलना चाहते हैं बस कि कुछ नहीं दिख पाए। हम लोग सीट से सब देख पाते थे, लेकिन मीडिया और पुलिस इतना घेर के रखी है। पुलिस सेल्फी ले रहे हैं, हम 5000 रुपए बैठ के उधर बैठे हुए हैं, कुछ नहीं दिख रहा है। धक्का धक्की हो रहा है, लोग अभी चेयर फेंक के मारे एक सर के ऊपर। मैनेजमेंट बिल्कुल भी सही नहीं है। मैनेजमेंट सही नहीं, ऑर्गेनाइज अच्छे से करना चाहिए था। हाँ जी, वो नहीं, ऑब्वियसली इसलिए नहीं देखा। कितना इंसान लोग ने चेयर उठा के बैठा फेंका वहाँ पे, पूरा पोस्टर वगैरह कुछ भी, सिर्फ हाथ दिखाई दिया, थोड़ा सर दिखाई दिया, इतना झुंड में। तो हम लोग प्रॉपर्ली देखना चाहते थे ना एक फोटो। सर इतना पैसा देके 18-20 टिकट देके पूरा स्कैम हुआ है। हम लोग क्या 7-7 हम लोग पूरा फैमिली से आए हैं, पूरा पैसा डूब गया है। और जैसे बोले से आगे मैनेजमेंट से पर्टिकुलर फोटो खिंचाने में लग गया, पूरा प्रोग्राम खराब कर दिया। आया, देखा और चला गया। हम लोग स्पॉट ही नहीं कर पाए सही से। 10 मिनट भी नहीं था सही से। बाहर सब लोग देख रहे हैं, मतलब हम अंदर से हम लोग कुछ नहीं देख पा रहे। ये एक फ्रॉड के अलावा और कुछ नहीं कह सकते हम लोग। कुछ भी नहीं देख पाया, पूरा स्कैम था, पूरा स्कैम, पूरा वेस्ट टाइम का वेस्ट था, पूरा मनी भी वेस्ट था। हर इंसान एक ही बात से खफा था कि मेसी को पुलिस और बाकी वीआईपीज ने घेरा हुआ था, जिस वजह से वो नजर ही नहीं आ रहे थे। इस बवाल के दौरान और बाद में मेसी कुल 20 मिनट तक स्टेडियम में मौजूद रहे और फिर वहां से उन्हें निकाला गया। इधर जब बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान मेसी से मिलने पहुंचे तो वहां भी उन्हें भी भीड़ का सामना करना पड़ा। उनकी सिक्योरिटी अपने हाथों से लोगों को हटाती नजर आई।
चलिए अब आपको इस पूरी घटना की टाइमलाइन समझाते हैं। 11 बजे मेसी स्टेडियम पहुंचे, शाहरुख खान से मिले, 70 फीट ऊंचे स्टैचू का भी अनावरण किया। सॉल्ट लेक स्टेडियम के अंदर पहुंचे, फैंस खुशी से झूम उठे। उनको वीआईपीज ने घेर रखा था। पुलिसकर्मी भी सेल्फी लेते दिखे। स्टेडियम में मौजूद फैंस गुस्से में आए। फैंस को मेसी की झलक नहीं दिख रही थी। स्टेडियम में फैंस ने बोतलें फेंकी। गुस्साए फैंस ने कुर्सी फेंकी, टेंट उखाड़े। इस पूरे बवाल के बाद मेसी का इवेंट कैंसिल कर दिया गया और वो अपने आगे के कार्यक्रम के लिए हैदराबाद रवाना हो गए। जो ऑर्गेनाइजर्स और मंत्री लोग थे वही अंदर थे और आनन फानन में मेसी को वहां से निकलना पड़ा। और इसके फौरन बाद हम देख सकते हैं कि स्टेडियम के इर्द गिर्द पुलिस की तैनाती आप देख सकते हैं। अभी भी आला अफसर जो है यहाँ पर तैनात है और वो चप्पे चप्पे पर निगरानी रख रहे हैं, क्योंकि बहुत से स्पेक्टेटर्स अभी भी गुस्साए भीड़ जो है वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है यहाँ पर, ताकि हालात फिर से ना बिगड़े, इसीलिए रैपिड एक्शन फोर्सेस को मंगवाया गया है। जो मेन जो कनेक्टर है यानी जो बाईपास को से जुड़ता है, जो उल्टरंगा से आने वाला जो रास्ता, यहाँ पर ट्रैफिक जो है फिलहाल नॉर्मल है, लेकिन पुलिस की भारी तैनाती हुई है क्योंकि पूरा इवेंट जो है वो खराब हो गया है। इसके चलते लोगों में अभी भी गुस्सा मौजूद है। कैमरा पर्सन अरुण त्रिपाठी के साथ ऋतिक, एडीटीवी इंडिया के लिए। मेरे सहयोगी ऋतिक मंडल मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। वहां पर इतना बुरा हंगामा हुआ है, आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव है। इस बीच वहां पर स्थिति अब क्या है? नाराजगी का कारण था कि फैंस जो हैं वो देख भी नहीं पा रहे थे मेसी को, इतनी महंगी उन्होंने टिकट्स खरीदी। किस तरह की भगदड़ वहां पर मची और इस पर क्या कार्रवाई की गई अब तक? देखिए, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल सिचुएशन नॉर्मल है। जैसे जो भीड़ जो था, जो स्पेक्टेटर सुबह से वहाँ पर घंटों भर वहाँ पर इंतजार कर रहे थे एक झलक पाने के लिए मेसी का, वो नाराज होकर गुस्साए भीड़ तोड़फोड़ जरूर किए हैं, लेकिन वो वहाँ से चले गए। ये लाजमी भी है क्योंकि हमने जब उन लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कुछ लोग 50,000, कुछ लोग 20,000 तक की पैसा खर्च किए हैं, बाहर के राज्य से आए हैं मेसी का बस एक झलक पाने के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस लापरवाही का वजह और जिम्मा जो है वो सौंपा जा रहा है जो ऑर्गेनाइजर्स है। और इसके चलते शतरुद्र दत्तो जो इस इवेंट का यानी गोट इंडिया टूर 2025 वो उसका जो ऑर्गेनाइजर्स है, जो चारों शहर मेसी घूमेंगे वहां पर वो जाएंगे। इसका पूरा कुल इवेंट का जो है ऑर्गेनाइज किया है शतरुद्र दत्तो, जो कि एक इवेंट ऑर्गेनाइजर है, स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइजर है और जिसका ताल्लुका तृणमूल कांग्रेस के कई सारे लोगों से यानी वो करीबी माना जाता है। तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जब वो मेसी फौरन वहां से आनन फानन में सुरक्षा की वजह से उन्हें कोलकाता एयरपोर्ट की तरफ रवाना किया गया और उसके पीछे ही शतरुद्र भी उस तरफ रवाना हो रहा था। पुलिस के हवाले से हमें जो खबरें मिल पा रही है, उन्हें बीच रास्ते रोका गया है और कोलकाता एयरपोर्ट जो चंद किलोमीटर दूरी पर है सॉल्ट लेक स्टेडियम से, वहां पहुंचने से पहले उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकायदा तमाम जो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। राजीव कुमार जो डीजीपी पुलिस है, इसके अलावा जो है वहां पर आला अफसर जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हमें बताया कि एक बाकायदा कमेटी के गठन की गई है और पूरा जांच यहां पर होगा। इसके साथ साथ वो ये भी इंश्योर करेंगे कि लोग जो वहां पर आए थे नाराज होकर, क्योंकि देखिए बहुत सारे पैसे जो है उनका खर्च हुआ है, तो ताकि वो रिफंड कर दिया जाए बाकायदा सिस्टमेटिक वे से, इसको भी देखा जाएगा। अगर ना हुआ, जो ऑर्गेनाइजर्स है उन्होंने लिखित में वो देंगे, अगर वो ना करते आगे चलकर तो ये तमाम जो लोग, क्योंकि मैं वहां पर मौजूद था सुबह से, मेरा अंदाजा है कि 30 से 40 हजार के लोग वहां पर आए थे। सॉल्ट लेक स्टेडियम वैसे ही जाना जाता है कि देश के जो जितने भी बड़े स्टेडियम है, इसके कई से पहले कई सारे ऐसे बड़े इवेंट्स वहां पर ऑर्गेनाइज किया गया था जहां पर 60,000 लोग एक साथ इकट्ठा होकर इस तरीके की बड़े इवेंट का ये भी है कि लेकिन लोगों ने बहुत पैसे देकर टिकट लिए। दरअसल मैं आपको बताना चाहूंगा कि 11:30 के बाद, हाँ, जैसा आप बता रहे हैं कि एक समस्या ये भी है कि लोगों ने बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं, दूसरे शहरों से, राज्यों से वहां पर पहुंचे थे। अब उनके पैसे वापस हो, इसके लिए भी मांग हो रही है और ये भी करना पड़ेगा और पूरी की पूरी जिम्मेदारी ऑर्गेनाइजर्स की है जिन्होंने इसे मिसमैनेज किया है। धन्यवाद आपका ऋतिक मॉडल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस पूरी घटना के बाद बीजेपी समेत कई दलों ने ममता सरकार को घेरा है और कहा है कि इस घटना से पूरे देश की बदनामी हो रही है कि प्रोग्राम ठीक से मैनेज नहीं किया जा सका। ये ममता सरकार की नाकामी दिखाता है। घटना जो कोलकाता में हुई, जहां पर भारत के लिए बहुत दुखद और पूरे देश के लिए शर्मसार करने वाली घटना हुई,
जब अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फुटबॉल खिलाड़ी This has been the result of very bad management. See, the organizer who conducted this event did not take any precautions which are necessary while holding such large congregations. ममता बनर्जी की सरकार है, वेस्ट बंगाल की सरकार है, उन्होंने मतलब पुलिस को आदेश देना चाहिए था कि भाई ऐसा जब कोई सेलिब्रिटी आता है तो बहुत सारी भीड़ होती है, तो ऐसे वक्त पर मतलब किसी को तकलीफ ना हो इसीलिए पुलिस का बंदोबस्त होना चाहिए। लेकिन उन्होंने ठीक पुलिस बंदोबस्त नहीं रखने से वहाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई है। इस पूरे मामले के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट करके माफी मांगी है और कहा है कि सॉल्ट लेक स्टेडियम में आज जो कुव्यवस्था दिखी है उससे बहुत दुखी और हैरान हूं। मैं स्टेडियम में जुटे हजारों खेल प्रेमियों के साथ कार्यक्रम में शामिल होने और उनके पसंदीदा फुटबॉलर की झलक देखने स्टेडियम के रास्ते पर थी। मैं लियोनेल मेसी, उनके प्रशंसकों और सभी खेल प्रेमियों से इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए माफी मांगती हूं। मैं रिटायर्ड जस्टिस आशिम कुमार रे की अध्यक्षता में 3 सदस्यों की एक जांच कमेटी बना रही हूं। कमेटी घटना की विस्तार से जांच कर जवाबदेही तय करेगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के उपाय सुझाएगी। मैं एक बार फिर सभी खेल प्रेमियों से दिल से माफी मांगती हूं। टीएमसी ने इस पूरे मामले पर सफाई दी और कहा कि उनका इस आयोजन से कोई लेना देना नहीं था। कई दल इस पर राजनीति कर रहे हैं। कुछ लोग शेमफुल बिहेवियर, शेमफुल अनकल्चर्ड बिहेवियर जो ये किया, उसका नतीजा जो फुटबॉल फैंस को जो इमोशन था उसका आउटबर्स्ट हो गया। इसीलिए वो पानी का बोतल से शुरू होकर कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया। ये जो सेंटिमेंट है फुटबॉल फैंस का, मैं एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मोहनबागान क्लब उसको सपोर्ट करता हूं, लेकिन उसको थोड़ा संयम दिखाना चाहिए, क्योंकि ये सॉल्ट लेक स्टेडियम ये हमारा फेवरेट स्टेडियम है और ये सॉल्ट लेक स्टेडियम जो है वो डैमेज हो रहा है और इसके बारे में अभी भालचर पॉलिटिक्स ऑफ भालचर कुछ पॉलिटिकल पार्टी ये शुरू कर दिया है। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। ये पूरा एक मिसमैनेजमेंट है, एक प्राइवेट कंपनी का मिसमैनेजमेंट है। इससे तृणमूल कांग्रेस का कोई लेना नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम नहीं था। ये मैं फिर से आपसे दोहरा रहा हूं, ये बिल्कुल एक प्राइवेट कंपनी स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था जो इंडिया टूर के लिए मेसी यहां पर आए थे। आज आपने देखा होगा श्री अरूप विश्वास भी वहां थे, पर वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर के हिसाब से वहां पर थे। उनको वहां पर बुलाया गया था, उनको वहां पर दावत दी गई थी, मगर ये जो पूरा जो मैनेजमेंट है ये एक प्राइवेट कंपनी के अंडर में था। आपने देखा होगा उनके सिक्योरिटी गार्ड्स थे, उनके खुद के लोग थे जिन्होंने उनको हायर किया गया था। पुलिस हमारी बाहर थी, पुलिस अंदर भी सिक्योरिटी दे रही थी, मगर जो भी हुआ इससे बंगाल सरकार का कोई भी लेना देना नहीं है। मगर हाँ दोस्तों, ये बोलना बहुत जरूरी है कि बांग्ला विरोधी कब तक ये काम करते रहेंगे। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को एक नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और महाराजगंज से 7 बार के सांसद पंकज चौधरी ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। ये संकेत साफ है और अब औपचारिक ऐलान ही बाकी है। अब तक नामांकन भरने वाले अकेले उम्मीदवार हैं वो, लिहाजा उनका निर्विरोध निर्वाचन तय माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर तस्वीर लगभग साफ हो गई है। महाराजगंज लोकसभा सीट से सांसद और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। लखनऊ बीजेपी दफ्तर में पंकज चौधरी का नामांकन दाखिल होते ही ये लगभग तय माना जा रहा है कि वही पार्टी के अगले प्रदेश अध्यक्ष होंगे।
अब तक किसी अन्य नेता ने नामांकन दाखिल नहीं किया है। ऐसे में जल्द ही औपचारिक रूप से उनके नाम का ऐलान किया जा सकता है। पंकज चौधरी उसी गोरखपुर से आते हैं जिस गोरखपुर के रहने वाले योगी आदित्यनाथ हैं। ऐसे में एक ही जिले के मुख्यमंत्री भी और प्रदेश अध्यक्ष भी। हालांकि पंकज चौधरी का राजनीतिक केंद्र महाराजगंज है, जो गोरखपुर का पड़ोसी जिला है। अगर बात करें कास्ट फैक्टर की, तो राजनीति में कास्ट बेहद अहम हो जाता है और पंकज चौधरी की जो जाति है वो कुर्मी है। उत्तर प्रदेश में यादवों के बाद सबसे बड़ी जाति मानी जाती है ओबीसी की कुर्मी, और इसी वजह से कुर्मी फैक्टर को बीजेपी ने ध्यान में रखा। कुर्मी वो जाति है जो न सिर्फ पूर्वांचल में बल्कि बुंदेलखंड में, सेंट्रल यूपी में और पश्चिमांचल में हर जगह कुर्मियों का ठीक ठाक प्रभाव देखा जाता है। ऐसे में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास योगी आदित्यनाथ का चेहरा है जो हिंदुत्व का पोस्टर बॉय है, 80-20 की राजनीति का केंद्र, और दूसरी तरफ ओबीसी नेता है जो प्रदेश अध्यक्ष है, यानी कि समाजवादी पार्टी के पीडीए फैक्टर की कार्ड के तौर पर पंकज चौधरी का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में करती हुई दिखाई दे सकती है। पंकज चौधरी केंद्र सरकार में मंत्री हैं, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के भरोसेमंद भी हैं। लिहाजा यूपी और दिल्ली के बीच संतुलन के लिए भी वो काफी उपयोगी साबित होंगे। 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी उत्तर प्रदेश में जाति समीकरणों को साधना चाहती थी। जिस तरह से 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को झटका लगा, उसके बाद ये तय हो गया था कि यूपी बीजेपी का अगला अध्यक्ष भी ओबीसी ही होगा। पंकज चौधरी के पक्ष में ये बात भी जाती है कि वो पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बेहद करीबी हैं। लेकिन हाँ, उनके सामने एक बड़ी चुनौती संगठन और सरकार के बीच संतुलन साधना रहेगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी उसी इलाके से आते हैं जहां से पंकज चौधरी है। पंकज चौधरी के नामांकन के वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, वरिष्ठ नेता महेंद्र नाथ पांडे और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मौजूद रहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो आइए अब ये देखते हैं कि आखिर कौन है पंकज चौधरी। गोरखपुर के उद्योगपति परिवार में पंकज चौधरी का जन्म हुआ। पार्षद के तौर पर राजनीति की शुरुआत उन्होंने की। 1990 में बीजेपी जिला समिति में शामिल हुए और 1990 में ही उप महापौर चुने गए। 1991 में महाराजगंज से सांसद चुने गए। 1996-98 में भी सांसद चुने गए और 2014 से लगातार लोकसभा के सदस्य हैं। 2021 से केंद्र सरकार में लगातार मंत्री भी हैं। तो पंकज चौधरी का ये इतिहास रहा है और हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी रणवीर। पंकज चौधरी के नाम का एक तरह से उनके नाम पर मुहर लग गई है और वो निर्विरोध चुने जाएं। रणवीर, ये तय लग रहा है कि वो ही होंगे और अब सवाल उठने लग गया है कि 2027 में जो चुनौती है उसके कर्णधार पंकज चौधरी होंगे। उनका बैकग्राउंड क्या रहा है वो भी हमने दर्शकों को बताया है। बताएंगे कि किस तरह की हलचल है राजनीतिक इस खबर को लेकर। देखिए, बीजेपी के लोगों को थोड़ी हैरानी इस बात को लेकर के है कि जहां से मुख्यमंत्री है वहीं से प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, गोरखपुर जिला। हालांकि राजनीति का केंद्र भले महाराजगंज हो, लेकिन पूर्वांचल को जो वेटेज मिला, प्रधानमंत्री वहां से हैं, मुख्यमंत्री वहां से हैं, प्रदेश अध्यक्ष वहां से हैं, और गोरखपुर की राजनीति में आप देखेंगे तो और भी कई बड़े नाम सामने आ जाते हैं। लेकिन जो फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स में एक फैक्टर है ओबीसी का, जो सबसे बड़ा फैक्टर है। 45% के आसपास वोट ओबीसी का है और जो 45% वोट है उसमें कुर्मी एक बहुत प्रभावशाली उत्तर प्रदेश के राजनीति के हिसाब से जाति मानी जाती है। तो पंकज चौधरी न सिर्फ कुर्मी जात को रिप्रेजेंट करते हैं बल्कि ओबीसी जो राजनीति है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा फैक्टर है पूर्वांचल। पूर्वांचल वो जगह है जहाँ पे बहुत सी जातियाँ हैं, छोटी छोटी उनकी आबादी है और वो ओबीसी है, और इस वजह से ओबीसी वाला जो फैक्टर है वो काम आ जाता है। अब अगर बात करें पंकज चौधरी के इस चयन को लेकर के, तो सिर्फ और सिर्फ लोगों को हैरानी इसी बात की है कि एक ही ज़िले से दो बड़े पद उत्तर प्रदेश में कैसे आ सकते हैं। लेकिन फिर भी अब चयन हो चुका है और जो औपचारिकता की बात है, चूंकि नामांकन अकेला हुआ है तो जाहिर है कि सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन औपचारिक ऐलान कल होगा। 3,500 लोगों को बुलाया गया है। राम मनोहर लोहिया लॉ कॉलेज में जब 1-1:30 बजे के आसपास एक बड़ा जलसा बीजेपी करने वाली है और उस जलसे से पहले
लखनऊ को सजाए जाने की तैयारी है। तो एक संदेश, मैसेजिंग देने की कोशिश है कि 2027 के चुनाव में सिर्फ समाजवादी पार्टी का पीडीए नहीं है, हमारे पास भी जो हमारा प्रदेश अध्यक्ष है वो ओबीसी है। तो यहाँ अभी तक भूपेंद्र चौधरी भी जहाँ से आते हैं वो भी ओबीसी हैं, पश्चिम से आते हैं, लेकिन इस बार पूर्वांचल का वेटेज ज़्यादा है। और एक राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की है कि अब पश्चिम को क्या मिलेगा। तो हो सकता है कि जब खिचड़ी पर्व के बाद भूपेंद्र चौधरी का जो कद है वो थोड़ा सा बढ़ाया जाए, मंत्रिमंडल में कोई बड़ा मंत्रालय उन्हें मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि ये चिंता एक या ये चर्चा है कि जहां से मुख्यमंत्री हैं वहीं से पंकज चौधरी हैं, तो दूसरे इलाकों को क्या मिलेगा। धन्यवाद आपका रणवीर इस बातचीत के लिए। पंकज चौधरी का कद वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी दिन बढ़ा दिया जिस दिन गोरखपुर में उनकी माता से मिलने के लिए प्रधानमंत्री पैदल चलकर उनके घर पहुंचे। 7 जुलाई 2023 को गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह के लिए प्रधानमंत्री मोदी गोरखपुर गए थे और इसी दौरान बिना किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के वो समय निकालकर पंकज चौधरी के घर पहुंच गए थे। पंकज चौधरी की माता का वहां जाकर प्रधानमंत्री ने आशीर्वाद लिया। तो पंकज चौधरी यूपी बीजेपी के अध्यक्ष होंगे, ये लगभग तय लग रहा है। आप देख रहा है इंडिया। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। तो उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष होने वाले हैं पंकज चौधरी, ये लगभग तय है। और होने वाले अध्यक्ष पंकज चौधरी के साथ बात की हमारे सहयोगी अजय दुबे ने। प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और नामांकन के बाद तस्वीर एक बार दिखाते हैं। साथ बात करने के चौधरी साहब मौजूद हैं हमारे। और देखिए समर्थकों की भीड़, तस्वीरों में देखिए किस तरीके से तमाम समर्थक पहुंच रहे हैं, शुभकामना देने के लिए पहुंच रहे हैं। सर, शुभकामना अभी दे दें कि कुछ इंतजार करें? अभी घोषणा के बाद देते तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि अभी तो पर्चा दाखिल हुआ है। 5 सेट में मैंने पर्चा दाखिल किया है, शूटिंग चल रही है। और विधिवत घोषणा कल पीयूष गोयल जी और तावड़े जी, ये दोनों लोग कल दोपहर में करेंगे। उसके बाद कल घोषणा होगी सर, लेकिन मैं तो कार्यालय में था तो उत्साह देख रहा था, यहाँ भी जमावड़ा देख रहा हूँ। ये अपना क्यास लोग लगाते हैं, उत्साह मनाते हैं, उसको रोका नहीं जा सकता। लेकिन जो कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने को मिल रहा है, आप बात कर रहे हैं, वो क्या आपसे बात कर रहे हैं कार्यकर्ता, क्या मन की बात हो रही है दोनों पक्षों में? निश्चित तौर से हालचाल हो रहा, बधाइयाँ दे रहे हैं लोग, हम बधाइयाँ ले भी रहे, मना तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन असली बधाई मैं कल घोषणा के बाद दूंगा। अच्छा, घोषणा के बाद आप बधाई लेंगे। सर, जरा ये बताइए कि कैसे देख रहे हैं आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को आज के दिन, जब आप देख रहे हैं चुनाव आने वाले हैं, कैसे देख रहे हैं आप? जो घोषणा होगा कल होगा, दायित्व तो आने तो दो। तो मैं एक सांसद के नाते, केंद्रीय मंत्री के नाते आपके इस विचार को जानना चाह रहा हूँ कि आज के तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है। हम लोग छोटे कार्यकर्ता थे, छोटे कार्यकर्ता से बनते बनते यहाँ तक पहुँचे हैं और पार्टी समय समय पर नया नया दायित्व देती रहती है और हम लोग प्रयास करते हैं कि उस दायित्व का निर्वहन ठीक ढंग से करें और पूरी ताकत से लगकर हम उस दायित्व का पूर्ति करते हैं। अच्छा, अखिलेश यादव जी, जब आपके नाम की चर्चा हुई, विश्व में चर्चा हुई, तो हुआ ये भारतीय जनता पार्टी है, दिल्ली से तय हो जाता है। इस समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को क्या कहिएगा? अब ये मैं कल दोपहर बाद बोलूंगा। पंकज चौधरी पहली बार बोले हैं एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत जब से उनका नाम सामने आया है और लगभग मोहर लग चुकी है उनके नाम पर। इधर एक तरफ यूपी में अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ने का अभियान चल रहा है और दूसरी तरफ रायबरेली से बहुत ही चौंकाने वाली खबर सामने आई है। रायबरेली में लगभग 53,000 फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का मामला सामने आया है। हैरानी की बात यह है कि इन गांवों की आबादी इतनी नहीं है जितने की बर्थ सर्टिफिकेट यहां पर बन गए हैं। तिरपन 53,000 फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट। रायबरेली के 12 गांवों में फर्जीवाड़ा। आबादी से ज्यादा बर्थ सर्टिफिकेट। कौन है ये 52,846 लोग? क्या ये फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बांग्लादेशियों के हैं? जिला रायबरेली, ब्लॉक सलोन और कुल 12 गांव। इन 12 गांवों की कुल आबादी इतनी नहीं है जितने बर्थ सर्टिफिकेट बनाए गए हैं। कौन हैं ये लोग जिनके बारे में किसी को नहीं पता?
लेकिन इनके जन्म प्रमाण पत्र रायबरेली से तैयार कर दिए गए। अब इस मामले को जरा ऐसे समझिए। ये मामला रायबरेली के कुल 12 गांवों का है। इन 12 गांवों की कुल आबादी करीब 48 से 50 हजार के आसपास है और इन 12 गांवों में फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बने हैं 52,846। यही बड़ा सवाल है कि आखिर ये 52,846 लोग हैं कौन, जो रायबरेली के सलोन के रहने वाले तो नहीं, लेकिन कागजों में इनका वास्ता इसी सलोन से है। क्या ये वही बांग्लादेशी हैं जिनकी तलाश पूरे उत्तर प्रदेश में जोर शोर से चल रही है? एक तरफ रायबरेली जिला प्रशासन इन बर्थ सर्टिफिकेट्स को रद्द करने की कार्रवाई कर रहा है, तो दूसरी तरफ सुरक्षा एजेंसियां इस बात की पड़ताल में लगी हैं कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने यहाँ आकर के अपने बर्थ सर्टिफिकेट बनवाए और अदृश्य हो गए। जनपद रायबरेली में माह अप्रैल 25 में 52,846 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाने का प्रकरण तत्समय अधिकारियों के संज्ञान में आया था। इस प्रकरण के संज्ञान में आने के बाद इसकी जांच कराई गई और इस संबंध में कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी महोदय के स्तर से मतलब शासन में अनुमति हेतु पत्र प्रेषित किया गया। दरअसल पिछले साल कर्नाटक में एनआईए एक मामले की जांच कर रही थी। इसी दौरान एक शख्स पकड़ा गया जो संदिग्ध बांग्लादेशी था। उसके दस्तावेज खंगाले गए तो उसने खुद को रायबरेली का निवासी बताया। जांच रायबरेली पहुंची तो पता लगा कि एक दो नहीं बल्कि 52,846 फर्जी तरीके से बर्थ सर्टिफिकेट तैयार कर दिए गए। रायबरेली के सलोन में कुल 12 गांवों के नाम पर ये फर्जी सर्टिफिकेट्स बनाए गए हैं। ये सभी गांव सलोन ब्लॉक में आते हैं। 20,000 फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट्स बने हैं, यानी कि इस गांव की आबादी के आसपास बर्थ सर्टिफिकेट्स बनाए गए, लेकिन इस गांव के लोगों को ये पता ही नहीं है कि इनके गांव में ये सारे लोग एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट ऐसा बनाया गया कि गांवों में प्रधान तक को नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट बनाकर इशू कर दिया गया और ये सारे लोग जिन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट बनवाए थे वो यहाँ कोई नहीं रहता। बर्थ सर्टिफिकेट मामला यूं तो पुराना है, लेकिन अवैध बांग्लादेशियों पर चल रही कार्रवाई में ये बेहद अहम हो चला है। दरअसल पिछले साल मई जून में एनआईए ने एक आतंकी हमले के सिलसिले में कर्नाटक से संदिग्ध की गिरफ्तारी की। संदिग्ध ने बताया कि वो रायबरेली के सलोन का रहने वाला है। एनआईए ने रायबरेली आकर पड़ताल की तो संदिग्ध सलोन का रहने वाला नहीं मिला। जांच तेज हुई तो पता चला कि एक दो नहीं बल्कि 50,000 से ज्यादा बर्थ सर्टिफिकेट सलोन में तैयार हुए। इस मामले में कुल 18 आरोपियों को जेल भेजा गया है, जिनमें से एक नाबालिग है। फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट के इस काले धंधे में यूं तो 18 लोग गिरफ्तार किए गए, जिनमें एक नाबालिग है, लेकिन ये सारा खेल जो मुख्य 2 लोग करते थे वो सलोन में रहते थे। इनमें एक है साइबर कैफे और जनसेवा केंद्र चलाने वाला जीशान और दूसरा है ग्राम विकास अधिकारी विजय कुमार यादव। जिस जगह मैं खड़ा हूँ सामने ये जो दुकान दिख रही है, ये दुकान साइबर कैफे के तौर पे इस्तेमाल की जाती थी और ये दुकान है जीशान की, और ऊपर जो मकान है ये पूरी इमारत जीशान की है। विजय यादव जो कि ग्राम विकास अधिकारी था वो इसी घर में किराए में रहता था और यहाँ पर जीशान के साथ मिलकर अपने लॉगिन आईडी से लोगों के बर्थ सर्टिफिकेट बनाता था। अब इन फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट्स को कैंसिल किया जा रहा है और इसके लिए एक वॉर रूम तैयार किया गया है। तस्वीरें आप देखिए, ये सारे जो विकास भवन में बैठने वाले कर्मचारी हैं, इनकी ड्यूटी लगी हुई है उन बर्थ सर्टिफिकेट्स को कैंसिल करने की जिसको फेक तरीके से बनाया गया। तो इसमें जो प्रक्रिया होती है वो ये होती है कि जो वेबसाइट है जिसमें बर्थ सर्टिफिकेट बनाया और कैंसिल किया जाता है, उस वेबसाइट को खोलते हैं, उस गांव में जाते हैं जिस गांव के नाम फेक बनाए गए हैं, और आप ये नाम देखिए, इसमें आपको जो ज़्यादातर नाम दिखाई देंगे ये उन लोगों के हैं जिन लोगों के फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट्स बने थे। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर घमासान जारी है। एसआईआर के पहले फेज के बाद निर्वाचन क्षेत्रवार आंकड़े जारी किए गए, जिसके मुताबिक राज्य में 58 लाख से ज्यादा नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र उन निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है जहां पर सबसे अधिक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र की तुलना में भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र से लगभग 4 गुना अधिक नाम हटाए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया के तहत
जनगणना प्रपत्र जमा करने की समय सीमा खत्म होने के एक दिन बाद ये आंकड़े जारी किए। आंकड़ों से पता चला है कि दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में 2,06,295 मतदाताओं में से 44,787 नाम हटाए गए, जबकि नंदीग्राम में 2,78,212 मतदाताओं में से 10,599 नाम हटाए गए। आयोग ने कहा कि ये नाम मृत्यु, स्थानांतरण, पता नहीं चल पाने वाले पते के चलते हटाए गए हैं। राज्य के 294 विधानसभा क्षेत्रों में से सबसे अधिक नाम उत्तरी कोलकाता के चौरंगी में हटाए गए। ये संख्या 74,553 रही। इसके बाद कोलकाता पोर्ट में 63,730 नाम हटाए गए और टॉलीगंज में 35,309 नाम हटाए गए। ममता बनर्जी कहां से कहां पहुंचा, कब किसको छोड़ा और कब किसको जोड़ा, ये पूरा भारत के लोगों को मालूम है। वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि उसका विदाई कब संपन्न होगा। SIR के बहुत और ज्यादा समय का जरूरत था। ये भाजपा का दबाव में, पॉलिटिकल दबाव में आकर ये नेशनल इलेक्शन कमीशन जो किया है, वो तो ये कम समय में ये जो सिटीजन्स है उसके ऊपर दबाव हो गया था। BLO लोग भी प्रॉब्लम में थे। ये पूरा अनप्लान्ड एक मेस हुआ है। कुल मिलाकर SIR प्रक्रिया के पहले चरण में 58 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए। जहां एक तरफ तृणमूल कांग्रेस मतदाताओं को हटाने को दुर्भावनापूर्ण मकसद बता रही है, वहीं बीजेपी का कहना है कि बंगाल में SIR की जरूरत इसीलिए थी। TMC की असली ताकत रहे फर्जी मतदाताओं की संख्या सामने आ गई है। फिलहाल इस मामले पर काफी घमासान चल रहा है। अब देखना होगा कि इस मुद्दे को लेकर और कितनी बयानबाजियां सामने आती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और दिल्ली का तिहाड़ जेल एक बार फिर से सुर्खियों में है। तिहाड़ में इस दफा एक ऐसे गैंगस्टर की एंट्री हुई है जिसे अमेरिका से लाया गया है। नाम है अनमोल बिश्नोई। तिहाड़ जेल में अनमोल बिश्नोई के पहुंचते ही जेल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट पर है। आशंका जताई जा रही है कि विरोधी गैंग्स की नजर अब सीधे अनमोल बिश्नोई पर है। ऐसे में कहीं गैंगवार छिड़ न जाए, इस बात पर नजर रखी जा रही है। तिहाड़ जेल में एक नए डॉन की एंट्री। कहीं छिड़ ना जाए गैंग वॉर। गोदारा और बिश्नोई गैंग में ठनी। तिहाड़ की सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट पर। तिहाड़ पहुंचा अनमोल बिश्नोई। ये फायरिंग, ये गैंग वॉर जो कनाडा में होती है, अब ये गैंग वॉर कहीं इंडिया में भी ना छिड़ जाए, इसकी आशंका जताई जा रही है। देश का कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल में बंद है, जबकि उसके भाई अनमोल बिश्नोई का नया ठिकाना तिहाड़ सेंट्रल जेल बन गया है। अनमोल की तिहाड़ जेल में शिफ्टिंग के साथ ही एक बार फिर देश की सबसे हाई सिक्योरिटी जेल गैंग वॉर की आशंकाओं को लेकर सुर्खियों में है। सूत्रों के मुताबिक तिहाड़ जेल में अनमोल बिश्नोई के पहुंचते ही जेल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट पर है। आशंका जताई जा रही है कि विरोधी गैंग्स की नजर अब सीधे अनमोल पर है। वहीं यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या अनमोल तिहाड़ से ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग को और मजबूत करने का नया सिंडिकेट तैयार करेगा। तिहाड़ जेल के अंदर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग भी हैं और उसके विरोधी गैंग के लोग भी। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि अनमोल बिश्नोई को किसी अलग सेल में रखा जाएगा, जिससे कि किसी भी तरह कोई गैंग वॉर ना होने पाए। तो एक ब्रेक ले रहे हैं, लौटते हैं खबरों पे वापस।